पढ़ने और मेहनत करने वाले बच्चे कभी हालात के आगे नहीं झुकता। पढ़ने और मेहनत करने वाला बच्चा कभी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमी पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, मगर समुंदर कभी किसी दरिये में नहीं गिरता। कभी भी समुंदर किसी दरिये में नहीं गिरता। बच्चों, बहुत ही अच्छी ये पंक्तियां मैंने कहीं पढ़ी थी और ये सब मैं आपके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपको एक विशाल समुद्र की तरह बनना होगा जो कभी भी किसी दरिया में नहीं गिरता है। वो अपने आप में बड़ा होता है, अपने आप में महान होता है। और बच्चों, और उसी अपनी महानता और बड़प्पन के लिए हमें भी अपनी एक खास पहचान बनानी होगी। जुड़ जाइए हमारे साथ में। और सारे बच्चों को जो अभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये मैं उन बच्चों के लिए हमेशा आईएनसी डेडिकेटेड है और मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ यूपी ट्रिपल एसएससी एएनएम के बच्चों के लिए। 5272 की जो पोस्ट है, 11 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूँ। अब की बार 100 के पार। बच्चों, जिस तरह से आप फ्लाइट में बैठते हैं तो सबसे पहले एक अनाउंसमेंट होता है कि अपना सीट बेल्ट बांध करके आराम से बैठ जाइए। बच्चों, आप भी एकदम आराम से और इत्मीनान से अपने फ़ोन की वॉल्यूम अच्छी तरह से करके सारे काम छोड़ करके कंटिन्यूसली सेशन के साथ बन जाइए। जो जो बच्चा इस सेशन को जुड़ेगा वो ज़रूर कुछ कर पाएगा, इस एग्ज़ाम में ज़रूर सफल हो पाएगा इस एग्ज़ाम में। लेकिन जो इस सेशन को स्किप कर देगा, मुझे लगता है कि एग्ज़ाम दे के आने के बाद में कुछ हद तक उसको पछताना पड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अपने पेपर के अंदर देखेंगे जो कि हमारे सेशन से जुड़े हुए रहने वाले। बच्चों, एक बार ज़रूर से मेरी अगर आवाज़ आप तक आ रही है तो आप ज़रूर से कि मुझे रिप्लाई करें कि हाँ सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। रैपिड रिवीजन क्लास नंबर 52, अब की बार 100 की बार। जी हाँ बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर के आया हूँ। लगातार हम इस सेशन के अंदर बने रहेंगे। 50-50 क्वेश्चन के एक ब्रेक के बाद में हम पूरे सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो लीजिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ भी गए। निधि, वंदना, राधिका, ज्योति, पूनम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और भी अपने दोस्तों को शेयर कर दिए, मैक्सिमम बच्चों को शेयर कर दीजिए जो भी हमारे इस चैनल के साथ में जुड़िए। लीजिए बच्चों, पहला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, विच ड्रग इज यूज टू रिड्यूस फीवर। बच्चों, बुखार के लिए जब आपका तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, और अब एग्जाम जो आने वाला, अब भी आपको थोड़ा सा तापमान बढ़ रहा होगा लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, उस ठंड के अंदर आराम से आप घर पे बैठिए, बिस्तरों में बैठिए और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। लाइव सेशन के साथ जुड़े रहिएगा, क्लास लेते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, बुखार को कम करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है। बच्चों, पैरासीटामोल आपको नहीं दिया गया ऑप्शन में, ये तो आपने पढ़ रखा होगा कि पैरासीटामोल, लेकिन उसे कौन सी दवा कहते हैं? क्या वो एनाल्जेसिक्स होती है, क्या एंटीपायरेटिक होती है, क्या एंटीबायोटिक होती है, या फिर एंटासिड होती है? चार चीज़ें बच्चों इसके अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, हमसे पूछा गया कि बुखार के लिए जो दवा दी जाती है उस दवा का जो है वो नाम क्या है, उस दवा का आपको नाम बताना है। तो बच्चों, उस दवा का जो नाम होता है वो होता है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स, बुखार को, फीवर को कम करने वाली दवा एंटीपायरेटिक्स होती है। एनाल्जेसिक बच्चों पेन के लिए दी जाती है, और एंटीबायोटिक जो होती है वो बच्चों इन्फेक्शन को कम करने के लिए दी जाती है। एंटासिड जो होता है वो एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। रैपिड फास्ट रिवीजन रहने वाला, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करें। इस लाइव सेशन के साथ जुड़ जाइएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आज हम अटेंड करने वाले, लगातार इस सेशन के साथ बने रहना। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा बच्चों, पढ़िए अच्छी तरह से। दवा देने का कौन सा मार्ग सबसे तेज क्रिया प्रदान करता है, यानी कि वह कौन सा रूट है जब कोई ड्रग्स है कि बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर रैपिडली फास्ट करती है। बच्चों, अगर ओरल रूट से देंगे जरूर बॉडी में इफेक्ट करेगी, लेकिन थोड़ा समय लेगी क्योंकि वो डिजोल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी, तब जाके अपना इफेक्ट दिखाएगी। सब कुटेनियस है तब भी उसको बॉडी के अंदर है कि सर्कुलेट होने में टाइम लगेगा। इंट्रामस्कुलर, उसको भी टाइम लगेगा। लेकिन आईवी रूट से देंगे तो आपको पता है कि एक सामान्य व्यक्ति के हृदय की धड़कन कितनी होती है बच्चों, 60 से लेकर 100। नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है वो 60 से लेकर के 100 होती है। 60 से 100 होती है, यानी 1 मिनट के अंदर 60 से 100 बार धड़कता है। यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है। और वो जो होता है वो रूट होता है बच्चों इंट्रावीनस। अगर आप इंट्रावीनस रूट से देंगे तो आपका आंसर राइट रहने वाला है, और इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला बच्चों सी, इंट्रावीनस, हीराओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रैपिड रिविजन क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, टीकाकरण का उद्देश्य क्या? व्हाट इज द पर्पज ऑफ इम्यूनाइजेशन? डिजीज प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन या फिर सर्जरी?
यानी कि किसी रोग को रोकने के लिए, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के बचने के लिए हम टीका बीसीजी का लगाते हैं, तो बच्चों ए इसका राइट आंसर रहने वाला, रोग की रोकथाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन में, शिशु का सामान्य तापमान कितना? ये बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको वैसे तो पता ही है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ पर एक शिशु का पूछा, एक इन्फेंट का पूछा, एक बच्चे का तापमान पूछा है। ये जो ऑप्शन है वो आपको याद रखना, 36.5 से लेकर के 37.5 डिग्री, ये अगर टेम्परेचर है तो वो एक बच्चे का नॉर्मल तापमान होता है, जो कि मैं बात करूँ इन्फेंट की। गुड इवनिंग सर, प्रियंका, गुड इवनिंग, Priya Patel, all of you are very disciplined, all of you are very respected student, all are connected to this class. I would like to special thanks to all of you. सभी बच्चे बहुत अच्छे अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ में पढ़ते हैं। बच्चों एक चीज़ मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये रैपिड रिवीजन क्लास हमारा आज 100 क्वेश्चंस का रहने वाला है, बहुत लंबा सेशन चलने वाला है। फिर कह रहा हूँ, जो जो बच्चे इस सेशन को बीच में स्किप करेंगे पछताना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे आप एग्जाम के अंदर देखेंगे, बहुत ही अच्छा ये सेशन रहने वाला। हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या? व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन का जो सामान्य स्तर आपसे पूछा गया, यानी कि ऑब्वियसली बात है कि जब इसमें कोई कैटेगरी नहीं दी है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में खास ध्यान रखना कि इसमें कोई इन्फेंट, एडोलसेंट, एडल्ट का अगर नाम नहीं दिया गया तो सीधा से ये समझ लेना कि एडल्ट के बारे में ही पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहने वाला, 12 से 14 ग्राम जो होता है इसको नॉर्मल हम हीमोग्लोबिन के अंदर काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पीएससी में प्राइमरी, सबसे पहले जब किसी भी तरह की इंजरी होती है तो सबसे पहले पीएससी पर एक पेशेंट आता है, उसका काम क्या होता है? सर्जरी करते हैं, मेडिसिन देते हैं या फिर डायग्नोसिस करते हैं। पहला जो उसका उद्देश्य होता है बच्चों, जीवन बचाना। ए इसका राइट आंसर रहने वाला, ए। इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद में सेव करके रख लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर देखेंगे। एएनएम का पूर्ण रूप क्या है? बच्चों बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस से मेरी तरफ से। और जिन बच्चों को अगर इसका नाम ही ना पता हो एएनएम का फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चों उनके लिए तो मेरे पास मेरी डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है। और एएनएम जो कि जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, एएनएम पता होना चाहिए आपका नाम क्या है, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत से बच्चे आंसर कर भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8, ओरल पोलियो वैक्सीन इज एडमिटेड थ्रू द विच रूट? बच्चों ओरल पोलियो वैक्सीन जो होते हैं, एक तो ओरल रूट से दी जाती है, एक और वैक्सीन होती है जो कि रोटा वैक्सीन होती है। रोटा वैक्सीन जो होती है, रोटा और विटामिन ए, विटामिन ए, ये जो वैक्सीन होती है बच्चों ओरल रूट से दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल पॉइजनिंग? अगर पैरासीटामोल पॉइजनिंग होती है तो उसका एंटीडोट क्या है, यानी उसके इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सी दवा दी जानी है? बच्चों एम्स नॉरसेट के अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है, बी एन एसिटाइलसिस्टीन, एन एसिटाइलसिस्टीन जो कि इसका एंटीडोट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़िए अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? इनमें से जो है एंटीबायोटिक कौन सी होती है बच्चों, वो आपको बताना है। एंटीबायोटिक के बारे में आपको बताना है कि एंटीबायोटिक कौन सी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या पैरासीटामोल है? क्या क्या है? पैरासीटामोल है क्या? नहीं बच्चों, पैरासीटामोल तो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये तो एक एंटीपायरेटिक्स होती है। एमोक्सिसिलिन है क्या? सेट्रिजिन है क्या? आइबुप्रोफेन हो क्या? आइबुप्रोफेन बच्चों एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। बी जो होता है एमोक्सिसिलिन, इसका राइट आंसर है एंटीबायोटिक्स। पैरासीटामोल जो होती है एंटीपायरेटिक्स होती है, ये जो है एंटीबायोटिक, और ये जो होती है एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। तो हमारा जो राइट आंसर रहने वाला वो रहने वाला बच्चों एमोक्सिसिलिन, बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अच्छी तरह से। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया यानी कि खून की कमी के इलाज के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? क्या कैल्शियम, आयरन एंड फॉलिक एसिड, विटामिन सी या फिर मैग्नीशियम? बच्चों, कैल्शियम जो होता है बोन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आयरन एंड फॉलिक एसिड से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। विटामिन सी जो कि आपका अगर इसकी कमी होती तो स्कर्वी रोग होगा। मैग्नीशियम यानी मिनरल्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर कमी होती है तब मैग्नीशियम दिया जाता है, लेकिन विटामिन सी जो होता है उसकी अगर कमी होगी तो स्कर्वी रोग हो सकता है। लेकिन यहाँ पूछा गया एनीमिया के बारे में, यानी एनीमिया ये जो रोग है ये किसकी कमी से होता है? आयरन एंड फॉलिक एसिड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बी। नेक्स्ट, गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? इसका जरूर स्क्रीनशॉट लेके रखना है, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार है कि एग्जाम्स के अंदर बच्चों पूछा गया है। चार आपके सामने इंसुलिन, एड्रेनालिन, डिजॉक्सिन या फिर हिपेरिन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपकी बॉडी में किसी तरह की एलर्जी होती है, रिएक्शंस होती है, तो उस वक्त जो होते हैं उस दवा का उपयोग किया जाता है। एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बच्चों, गोल्डी राय, गुड इवनिंग सर जी, राधे राधे, राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। अच्छे बच्चे हैं, कई भगवान का नाम भी लेते हैं शाम के समय, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला बी, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन यानी बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एड्रेनलिन दिया जाता है। लेकिन इंसुलिन जो होता है ये ब्लड ब्लड ग्लूकोज लेवल को यानी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। बच्चों अगर मैं बात करें हिपेरिन की, हिपेरिन जो होता है एंटीको, ये ब्लड थिनर होता है। हिपेरिन जो होता है ब्लड थिनर कह सकते हैं इसे, और एंटीकोएगुलेंट। डिजोक्सिन जो होता है हार्ट रेट, यानी जो डिजोक्सिन होता है हार्ट रेट्स के अंदर वेरिएशंस करता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि एलर्जी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, तो याद रखना आपको ऑप्शन नंबर बी, बी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ब्यूटी सिंह कह रही है कि मेरी आंख दर्द करने लग रही है देखने में। बच्चों इसका इलाज तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और विजन का कुछ इश्यूज आ रहा है, ठीक है देखते हो, होल्ड करिए। क्या बच्चों अब आप क्लियर देख पा रहे हैं? बच्चों 5 मिनट के लिए होल्ड करिए, आपके इस प्रॉब्लम का बहुत जल्दी ही मैं सॉल्यूशन
हेलो। हेलो। क्या मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? अब ये मत कहना कि सर आप नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ज़रूर से कि रिप्लाई करें। हाँ बच्चों, आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मैं बोल रहा था। और देखिए, ये आप ही के लिए एक सेशन बनाया गया है, और इस सेशन के लिए आप लोग तो मेहनत करते ही करते हैं, लेकिन टीचर्स को भी मेहनत करना होता है। लेकिन अब जो कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें चल रही है, आप इन्हें प्लीज़ बंद करें, पढ़ाई पर फोकस करें। और मुझे लगता है कि अब आप ठीक से देख पा रहे होंगे। और बाकी की जो चीज़ें हैं उन्हें आप छोड़िए। आप अपने बीच में ही कि किसी भी तरह की अननेसेसरी बातें ना करें, पढ़ाई पर फोकस करते हैं बच्चों। वापस एक बार फिर से अटेंशन हो जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। और मुझे लगता है कि अब आपको ठीक तरह से स्क्रीन दिख भी रहे होगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एंटासिड्स आर यूज टू ट्रीट। एंटासिड का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है बच्चों? एंटासिड क्या फीवर के लिए? फीवर के लिए मैंने बताया था कि एंटीबायोटिक्स होती है। एसिडिटी या फिर गैस्ट्राइटिस इन्फेक्शन या फिर संक्रमण, पेन या फिर दर्द। तो बच्चों इसका जो आंसर रहने वाला है बी रहने वाला है। एसिडिटी या फिर गैस्ट्राइटिस के लिए जो है एंटा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक, और पेन के लिए यूज़ किया जाता है एनाल्जेसिक्स। सबसे पहले चीज़ जो है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बी रहने वाला है, एसिडिटी एंड गैस्ट्राइटिस। अगर बच्चों बात करें फीवर के लिए, ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है, इसके लिए यूज़ की जाती है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स जो कि अपने पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। इन्फेक्शन के लिए यूज होता है एंटीबायोटिक्स, और पेन के लिए यूज होता है एनाल्जेसिक्स। पेन के लिए जो यूज होने वाली वो होता है एनाल्जेसिक। बच्चों एक बार फिर से कंसंट्रेट हो जाइए। सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिवेशन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए हमारा, और वो होना चाहिए कि हमें एग्जाम के अंदर किसी भी तरह से कि सिलेक्शन लेना है। तो बच्चों मुझे लगता है कि अभी स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ें हैं कि नीट एंड क्लियर और विजिबल भी होंगी। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना है कि वेट किया और अपना पेशेंस बनाए रखा। अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 13 जो इसका राइट आंसर रहने वाला बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों बहुत ही अच्छी तरह से है कि कंसंट्रेट होकर के इस सेशन के साथ बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहना चाह रहा है। पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट। ORS को मुख्य रूप से किसके इलाज के लिए किया जाता है बच्चों? क्या ये कफ, डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन या फिर मलेरिया के लिए इस्तेमाल होता है? ORS का यूज किसके लिए किया जाता है मुख्य रूप से? ओरल रिहाइड्रेशन, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन जो होता है, एक इसके अंदर है कि इस तरह के साल्ट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली ऐसी डिजीज, ऐसी सिम्टोमेटिक इलनेस, जैसे अपन कह सकते हैं कि डायरिया होता है, वॉमिटिंग होता है। और डायरिया और वॉमिटिंग के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी से लॉस हो जाते हैं, पानी की कमी आती है, जिसे अपन कहते हैं वाटर लॉस होता है बॉडी के अंदर। वाटर लॉस होने की वजह से कई सारे डिसऑर्डर होते हैं, कई तरह की बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलती है। और उनमें से जो मुख्य चेंजेस होता है वो होता है बच्चों डिहाइड्रेशन। हिंदी में कहें तो इससे बोलते हैं पानी की कमी, यानी निर्जलीकरण। तो पानी की कमी को रोकने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन जो साल्ट होता है वो दिया जाता है, ताकि पानी की जो पूर्ति है उसको पूरी किया जा सकते। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर रहने वाला है, डिहाइड्रेशन। अगर बच्चों ये पूछा जाए इलेक्ट्रोलाइट्स के रिप्लेस के लिए, तब भी जो दिया जाता है ORS, लेकिन मुख्य रूप से दिया जाता है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, नॉर्मल जेस्टेशनल पीरियड इन द ह्यूमंस इज।
मनुष्य में सामान्य गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है, यानी ह्यूमन बींग्स के बारे में पूछा गया है। ह्यूमन बींग में यानी एक महिला के अंदर जो है नॉर्मली प्रेगनेंसी की अवधि कितनी होती है, तो बच्चों अवधि जो होती है 280 डेज। पिछले की क्लास के अंदर हमने डिस्कस भी किया था। अगर वीक की बात करें तो आपको बताना है बच्चों 40 वीक। अगर आपको पूछे वीक के बारे में तो 40 वीक बताना है, डेज के बारे में पूछे तो बताना है 280 डेज। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी है कि कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते जाइए। गर्भवती महिला को न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकने के लिए फोलिक एसिड की मानक खुराक क्या दी जानी, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डोज ऑफ फॉलिक एसिड फॉर ए प्रेग्नेंट वुमन टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। पहली चीज तो कि फॉलिक एसिड जो कि विटामिन 9 की बात अगर करें तो फॉलिक एसिड आयरन की अगर कमी होगी तो बच्चों ब्रेन से रिलेटेड, स्पाइनल कोड से रिलेटेड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होंगे, जो कि स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। तो क्वेश्चन ये हमारा ये है कि देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आयरन एंड फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा के अंदर भी 3 तरह के रोग होते हैं, स्पाइना बाइफिडा, ओकाल्टा, मेनिनकोसील और माइनोमेलिनकोसील। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल हमारा ये है कि इसके अंदर जो आयरन एंड फॉलिक एसिड का डोज दिया जाता है, फॉलिक एसिड का जो प्रेग्नेंट वुमन को डोज दिया जाता है उसकी मात्रा कितनी होती है। तो इसकी मात्रा कई बच्चे बता रहे हैं कि बी, इसीलिए बच्चों मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया है, ज़्यादा टाइम दिया है। बी गलत आंसर है, याद रखना आपको 0.4 मिलीग्राम, और माइक्रोग्राम में पूछे तो 400 माइक्रोग्राम बताना है। सी इसका राइट आंसर रहने वाला है 400 माइक्रोग्राम। अगर माइक्रोग्राम में पूछे तो 400 माइक्रोग्राम और एमजी में पूछे तो 0.4 माइक्रोग्राम। अगर ऑप्शन इस तरह के हो 0.4 mg, 400 mg, बच्चों अगर ऑप्शन ऐसा हो 0.4 mg, 400 mg, 0.3 mg या फिर 300 mg, तो ये ध्यान रखना है ये 400 mg नहीं होगा बच्चों, 0.4 mg होगा। लेकिन 400 जो होता है वो माइक्रोग्राम में होता है, mcg। इस चीज़ को खास तौर से ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं हमें एग्जाम के अंदर गलत करवाते हैं, उनमें थोड़ा सा है कि सस्पेंस रह सकता है। सर आपकी क्लास डेली होती है क्या? मोहित राजपूत, हाँ जी बिल्कुल, आप क्लास डेली होती है बच्चों। इवनिंग में 8 बजे यहाँ पर लाइव चलती है, और मॉर्निंग में नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लास पे सुबह 10 बजे भी की क्लास लाइव रहती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन ए प्लेन एरिया कवर्स ए पॉपुलेशन। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इससे संबंधित 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे उनको एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप याद रखें। मैदानी क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी कितनी जनसंख्या को कवर करता है, यानी कितनी पॉपुलेशन पे एक पीएचसी होता है। इसमें खास बात याद रखने वाली ये है कि ये पूछा गया आपको एरिया, क्या एरिया पूछा गया आपको, प्लेन एरिया। इस पर खास आपको ध्यान रखना है, प्लेन एरिया के बारे में पूछा गया है, न कि हिली एरिया के बारे में पूछा गया है। मैदानी क्षेत्रों में अगर बच्चों प्लेन एरिया के बारे में पूछें और पीएचसी के बारे में पूछे तो एवरेज बात करते हैं तो 20 से 30 हज़ार की पॉपुलेशन पे, 20 से 30 हज़ार की पॉपुलेशन पे है एक पीएचसी का। कितना बच्चों? एक पीएचसी का निर्माण होता है। लेकिन ये जो 30,000 पॉपुलेशन है ये प्लेन एरिया के लिए, प्लेन एरिया के लिए है, मैदानी क्षेत्रों के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछे हिली एरिया के लिए बच्चों, अगर आपसे पूछे हिली एरिया के लिए तो आपको बताना है ये 20,000, यानी कि हिली एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें अगर 20,000 की पॉपुलेशन तो वहाँ पर एक पीएचसी का निर्माण होता है। अगर बच्चों ये इस क्वेश्चन आपसे सीएचसी के बारे में पूछे, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में, तो आपको बताना है 80,000 से 1,20,000। ये जो होती है 80,000 जो होती है ये होती है हिली पॉपुलेशन के लिए, और ये जो होती है ये प्लेन एरिया के लिए, मैदानी क्षेत्र के लिए 1,20,000 की पॉपुलेशन पर एक सीएचसी होता है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है हिली एरिया वहाँ पर 80,000 की पॉपुलेशन पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। तो ये चीज़ आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, पीएचसी सीएचसी कितनी पॉपुलेशन पे होता है। तो सवाल हमारा ये कह रहा है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर किसके बारे में पूछा गया है। दो चीज़ें ध्यान इस तरह से ध्यान रखना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो यहाँ हमारा जो सवाल है वो किसके बारे में है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली, मैदानी क्षेत्र के बारे में पूछा गया। किसके बारे में? मैदानी क्षेत्र के। तो मैंने बताया था कि 30,000 की मैदानी पॉपुलेशन है तो वहां पर एक पीएचसी का निर्माण होता है। बहुत अच्छी बात है, सी कई बच्चों ने जवाब दिया, जो कि हमारा राइट आंसर रहने वाला सी जो है हमारा राइट आंसर रहने वाला है
30,000 की पॉपुलेशन पे। और बच्चों अगर यहाँ पर मैदानी क्षेत्र नहीं होता, अगर यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर हिली होता, हिली पहाड़ी क्षेत्र अगर होता, अगर बच्चों यहाँ पर होता पहाड़ी, कि पहाड़ी क्षेत्र में एक पीएससी कितने पे होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता 20। तो इस तरह के सवाल के बारे में आपको विशेष तौर से एग्जाम के अंदर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18 जी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एएनएम के मुख्य रूप से तैनाती कहाँ होती है? पीएससी सब सेंटर, सीएससी या फिर आंगनबाड़ी केंद्र। मुख्य रूप से सब सेंटर पे होती है एक एएनएम की तैनाती, यानी कि एएनएम की जो ड्यूटी होती है वो मोस्टली जो होती है सब सेंटर पे, सब सेंटर पे एक तैनाती होती है। लेकिन जरूरत पड़ने पर है कि पीएससी पर भी एक ही काम करने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन आपको आंसर करना है सब सेंटर। ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस आमतौर पर महीने में कितनी बार आयोजित किया जाता है? विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड वंस ए। ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस आमतौर पर महीने में कितनी बार आयोजित किया जाता है? मंथली, यानी महीने में एक बार। मंथली जो है कि क्या ये हर सप्ताह किया जाता है? मंथली किया जाता है, एक वर्ष में एक बार, या फिर एक 15 दिन में एक बार, यानी पखवाड़े में एक बार? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब 500 मिलीग्राम ऑफ ए ड्रग एंड द टैबलेट इज 250 mg, हाउ मेनी टेबलेट शुड बी गिवन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सवाल जरूर आने वाला है। कई बच्चे ने कमेंट भी किया था सर फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आइए। जो आप कहेंगे वो वही क्वेश्चन हाजिर होने वाला है। यदि डॉक्टर 500 मिलीग्राम दवा लिखना, कितनी बच्चों 500 मिलीग्राम, और टेबलेट आपके पास 200 मिलीग्राम में है, तो कितनी गोलियां दी जानी है? यानी कि आपको डॉक्टर ने लिखा कितनी है? 500 मिलीग्राम देनी है। कितनी देनी है? 500 मिलीग्राम। ये तो आपकी हो गई डोज। इस तरह के सवाल में ध्यान रखना है। और जो टैबलेट है वो कितने मिलीग्राम में? 200 मिलीग्राम में। ये एक टैबलेट है, ये मान लीजिए कि टैबलेट है, ये 250 मिलीग्राम की है। आपको लिखा कितना है? डॉक्टर ने कहा कि 500 मिलीग्राम देना है, लेकिन आपके पास जो गोली है, एक गोली के अंदर 200 मिलीग्राम है, तो एक गोली और बढ़ा दो, दो गोली दो, इसके अंदर 250 और 250 मिलाकर के ये जो हो जाएगी, जो आपसे पूछा गया 500 मिलीग्राम, तो एक गोली है और दूसरी है। बच्चों आपका जो जवाब हो जाएगा बी, राइट आंसर। दो टेबलेट, यानी दो टेबलेट आपको देनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता तीन, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 750 मिलीग्राम देनी है, तो जवाब होता तीन। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 1000 मिलीग्राम देना है या 1 ग्राम देना है, तो जवाब इसका हो जाता चार। तो इस तरह के जो ड्रग कैलकुलेशन के सवाल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। पूनम पाल, बच्चे, और मुझे मेरे को लगता है इस सेशन के अंदर आप पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ाई करने के लिए आए हैं, और ये इस तरह के इमोजीज आप भेज रहे हैं, मैं इससे क्या समझूं? मुझे लगता है, हेलो, हेलो, क्या बच्चों अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरूर है कि आंसर करिए।
क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? ओके। कन्वर्ट वन का बच्चों देखिए, ये जो चीज़ें होती है ये मेरे हाथ में नहीं होती है. दीज आर नोट्स इन माई हैंड्स. These are the due to the technical problems and due to the network issue. So you have to be managed. If you want to select in exam, if you want to study, then you have to stay connected to this channel and have to be patient. आपको patience रखना है अच्छी तरह से. कई बार जो चीज़ें होती हैं नेटवर्क की इश्यूज़ की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है. आप इतने छोटे बच्चे नहीं है कि इस चीज़ के लिए कि आपको भी बताना पड़े. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कन्वर्ट 1 ग्राम इंटू मिलीग्राम. बच्चों 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होता है? बहुत सीधा सा सवाल पूछा गया कि 1 ग्राम के अंदर मिलीग्राम कितने होते हैं. तो बच्चों सी जो इसका राइट आंसर है 1000 मिलीग्राम. 1 ग्राम के अंदर जो होता है 1000 मिलीग्राम होता है. तो सी जो इसका राइट आंसर रहने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. अगला क्वेश्चन जो है वो पढ़िए बच्चों. बहुत ही अच्छी बात है कि आप वापस हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी प्रोस्पेक्टिव से एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है. हाउ मेनी ml इन ए टी स्पून. बच्चों टी स्पून के बारे में आपसे पूछा गया है. छोटा चम्मच कितने मिलीलीटर के बराबर होता है? क्या 2 ml, 5 ml, 10 ml या फिर 15 ml? इसका जो राइट आंसर रहने वाला बच्चों बी. टी स्पून के बारे में आपसे पूछा जाए तो बताना है 5 ml. और बच्चों ये जो होता है इसके लिए होता है टेबल स्पून. टेबल स्पून, टेबल चम्मच. टेबल स्पून के बारे में पूछे तो आपको बताना है 15 ml. लेकिन ये आपको पूछा गया है टी स्पून के बारे में. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 5 ml. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. अगला क्वेश्चन पढ़िए. जनरल हेल्थ केयर, सामान्य स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित क्वेश्चन है. क्वेश्चन, तपेदिक से बचाव के लिए जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? बच्चों ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG लगाया जाता है. पिछली कई क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था. इंट्राडर्मल रूट से लगाया जाता है. 0.05 ml इसकी जो है होती है डोज होती है. एट बर्थ लगाया जाता है एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि विथ इन 24 आवर जो ये टीका लगाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उपयोग किससे बचाव के लिए किया जाता है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है. डिहाइड्रेशन के लिए. इसका जो यूज़ किया जाता है वो होता है डिहाइड्रेशन के लिए. नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? बच्चों सबसे लंबी हड्डी पूछा गया है. ह्यूमरस, फीमर, टीबिया या फिर रेडियस. कौन सी जो ऐसी हड्डी होती है जो सबसे लंबी बोन के नाम से जानी जाती है? चार आपके सामने ऑप्शन. ह्यूमरस, फीमर, टीबिया, रेडियस. देखिए रेडियस और जो ह्यूमर होती है, रेडियस और ह्यूमरस होती है हाथ में होती है. फीमर और टीबिया होती है जो पैर में होती है. तो सीधी सी बात है कि पैर की लंबाई ज़्यादा होती है. ऐसे सवाल का आंसर करना बहुत इजी होता है. पैर की लंबाई ज़्यादा होती है और उनमें से भी टीबिया होती है, फ्यूबुला होती है और फीमर होती है. तो फीमर जो होती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं. और मैं कहूँगा कि फीमर जो इसका राइट आंसर रहने वाला है तो ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन ए ह्यूमन हार्ट. मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चेंबर्स के बारे में पूछा गया है. बच्चों दो आलिंद होते हैं और दो नीले होते हैं, यानी दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स होते हैं. कुल जो चेंबर्स की संख्या होती है वो होती है 4. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का सामान्य जीवन काल कितना होता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है. विच वॉट इज द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल. ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है ना 120 दिन जो है लाल रक्त कणिकाओं का लाइफ स्पैन होता है. बच्चों फिर बता रहा हूँ कि ये जो सेशन रहने वाला अलग अलग टॉपिक्स इसके अंदर है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आने वाले. फार्मेकोलॉजी से, न्यूट्रिशन से, एनाटॉमी से, ओबीजी से. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला है. लगातार आप बने रहिएगा. जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो ऐसा ना सोचिए कि ये तो हमें आते हैं. कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, डाउट्स वाले होंगे, कन्फ्यूजन वाले होंगे, एग्जाम के अंदर रिपीटेडली पूछे जा सकते हैं. तो लगातार इस सेशन के साथ बने रहिएगा. 100 क्वेश्चन बैक टू बैक हम करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन सीक्रेट इज नॉन एज. रोगी की जानकारी को गुप्त रखना क्या कहलाता है? ऑटोनॉमी, जस्टिस, फाइडेलिटी या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी. बच्चों रोगी की जानकारी को गुप्त रखना यानी पेशेंट से संबंधित जो भी
इंफॉर्मेशंस होती है, जो भी इसके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उसको क्या बीमारी है, रिपोर्ट्स के अंदर क्या है, उन चीज़ों को ऐसा नहीं है कि दूसरे बेड पर जो मरीज़ है या फिर दूसरे कोई अटेंडर्स है, कोई भी आपसे पूछ रहे हैं आप बता दे रहे हैं, बताना नहीं है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, गोपनीय रखना है। जो बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन अगला, रोगी के लिए अच्छा करने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? देखिए इथिकल, नर्सिंग इथिकल प्रिंसिपल से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डूइंग गुड फॉर द पेशेंट इज कॉल्ड, मरीज के लिए अच्छा काम करना है, उसके लिए बहुत अच्छी केयर करना है, इस प्रिंसिपल को हम क्या कहेंगे? क्या ये नॉन मालफिसेंस है, क्या ये बेनिफिशेंस है, क्या वेरासिटी या फिर रेस्पेक्ट है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला बच्चों बेनिफिशेंस, यानी रोगी के लिए जो है आप लाभदायक कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको अपन बोलेंगे बेनिफिशियंट। वेरासिटी को भी समझ लेते हैं, ये क्या कहना चाह रही है? वेरासिटी का मतलब होता है बच्चों टेलिंग ट्रूथ, सच बोलना है, सच बोलना है, उसको अपन बोलते हैं टेलिंग ट्रूथ। नॉन मालफिशियंट का होता है किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना, नुकसान नहीं पहुंचाना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर अगला जो क्वेश्चन है, विशेष स्तनपान एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किस उम्र तक कराने की सलाह दी जाती है? बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक दी जानी चाहिए? 6 मंथ। बहुत ही यूनिक और अच्छा क्वेश्चन है, पिछले प्रीवियस हर एग्जाम के अंदर, एएनएम के एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को तो बच्चों बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहने वाला है सी, 6 मंथ। अगला क्वेश्चन, भारत में एक नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन के समय कितना होता है? 4 आपके सामने ऑप्शन है, 2.5 से लेकर के 3.5 केजी, 2.5 से लेकर के 3.5 केजी, बी आंसर राइट है। लेकिन इससे संबंधित एक चीज़ आपको याद रखना है बच्चों, अगर 2.5 से लेकर के 4 केजी भी हो, 2.5 से लेकर 4 केजी और ये ऑप्शन में नहीं हो, तो भी आपको ये कर देना है बिल्कुल बिना कुछ भी सोचे, ये आंसर भी आपका राइट रहने वाला है। अगर कम, जब 3.5 नहीं हो, 2.5 और 4 केजी के बीच में अगर ये वाला ऑप्शन, तो ये भी आपको राइट करना है, कंफ्यूज में नहीं रहना है, डाउट्स के अंदर नहीं रहना है। नॉर्मल वजन पूछा, एक नॉर्मल बेबी का बर्थ के समय जो है वजन कितना होता है? बच्चे को खसरे यानी मीजल से बचाने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? देखिए बच्चों, बीसीजी जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस के दिया जाता है, टीबी के लिए। डीपीटी होती है वो डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटेनस। एमआर मीजल्स के लिए, मीजल्स एंड रूबेला के लिए, मीजल्स एंड रूबेला के लिए, इनसे बचाव के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो होती है मीजल्स। ओपीवी जो होती है वो हमें पोलियो से बचाती है, तो मीजल्स जो बचाव है उसके लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? एमआर, जो कि हमारा सी ऑप्शन है वो राइट आंसर रहने वाला है, वही हमसे पूछा गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ नर्सिंग से। एक व्यक्ति जो उन चीज़ों को देख रहा है जो वहां पर नहीं है, वह क्या अनुभव कर रहा है? सवाल को समझना अच्छी तरह से। क्या आप मुझे फिर से नहीं सुन पा रहे हैं? एक व्यक्ति जो उन चीजों को देख रहा है जो वहां पर नहीं है, वह क्या अनुभव कर रहा है? यानी कि चीजें आपके आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, और फिर भी उस व्यक्ति को महसूस हो रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट वहां पर एब्सेंट है लेकिन उसको परसेप्शन हो रहा है जो कि गलत हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे बच्चों हेलुसिनेशन। बी जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है, हेलुसिनेशन। लेकिन ये भी समझ लेते हैं कि डिल्यूजन जो होता है वो क्या होता है? डिल्यूजन के अंदर आपको याद रखना है गलत भ्रम, गलत भ्रम व दृढ़ निश्चय। अगर किसी भी व्यक्ति का दृढ़ निश्चय है और गलत भ्रम है तो उससे हम कहेंगे कि डिल्यूजन, यानी कि वो व्यक्ति मानता ही नहीं है। उसको पहली चीज़ तो है कि गलत वहम हो जाता है, गलत भ्रम हो जाता है, लेकिन उसके बाद में भी है कि वो पेशेंट जो है किसी भी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति की बात मानने को तैयार नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? डिल्यूजन। हेलुसिनेशन यानी बिना किसी स्टिमुलाई के भी उस व्यक्ति को कोई परसेप्शन महसूस होता है, उसको हम बोलेंगे हेलुसिनेशन।
एंजाइटी जनरल बेसिक लाइफ की चीज़ों से लेकर के वो थोड़ा चिंता में रहता है, उसको अपन बोलते हैं एंजाइटी। डिप्रेशन जो होता है वो बच्चा एंजाइटी का सीवियर रूप होता है, यानी व्यक्ति की मानसिक स्थिति पे काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम बोलेंगे डिप्रेशन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मेन साइन ऑफ डिप्रेशन? अवसाद का मुख्य लक्षण क्या है? क्या एक्सेसिव टॉकिंग, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज, एक्सट्रीम हैप्पीनेस अत्यधिक खुशी, या फिर उच्च ऊर्जा? डिप्रेशन के बारे में पूछा गया बच्चों, किसके बारे में पूछा गया आपसे? डिप्रेशन के बारे में। जो व्यक्ति तनाव में रहता है, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन है, अवसाद में, तनाव में, आप सोचिए उसके साथ में क्या होगा। क्या वो ज़्यादा बातें करता है? क्या नहीं, कुछ बातें नहीं करता है, एकदम गुमसुम बैठ रहता है, किसी से बात करना पसंद नहीं है, कहीं खेलने जाना पसंद नहीं है, बाहर मार्केट जाना पसंद नहीं है, किसी भी तरह की गतिविधियों के अंदर उसका मन नहीं लगता है। क्या खुश रहता है? क्या नहीं, डिप्रेशन वाला खुश नहीं रहता है और उसमें ऊर्जा भी नहीं होती है, चुपचाप एक अकेले कोने में बैठा रहता है। तो बी जो ऑप्शन कह रहा है कि दैनिक गतिविधियों में रुचि की कमी। दैनिक गतिविधियाँ कौन सी? यानी उसको टाइम से अपना दैनिक दिनचर्या के काम नहीं करना है, खाना नहीं खाना है, अपना जो भी जॉब है वो नहीं जाना है, तो इस तरह की गतिविधियाँ उसके अंदर देखने को मिलेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डिप्रेशन हुआ है। तो ये अच्छे सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो रहने वाला बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप एन एएनएम शुड टेक इफ समवन शोज साइन ऑफ मेंटल इलनेस इन द विलेज? यदि गांव में कोई मानसिक बीमारी के लक्षण दिखाता है तो एएनएम को पहला कदम क्या उठाना चाहिए? बच्चों, जब आपकी ड्यूटी लगेगी, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, गांव में आपको पोस्टिंग मिलेगी और उस वक्त आपको लगे कि गांव के अंदर किसी मानसिक बीमारी की कोई लक्षण दिखता है, तब आपको सबसे पहले क्या करना है? क्या वहीं आप दवा दे देंगे? बी कह रहा है परिवार को सूचित करें और डॉक्टर के पास भेजें। सी कह रहा है कि आप तो छोड़ दीजिए, कुछ मत करें, देख करके भी अनदेखा कर दो। और डी कह रहा है कि आप मरीज को डांटना है? नहीं, बी आपको आंसर करना है, परिवार को सूचित करना है कि देखिए आपके इस फैमिली मेंबर को कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जिससे कि हो सकता है कि इसको कोई मानसिक बीमारी हो, आप तुरंत है कि डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर को दिखाएं। उससे यह होगा कि उस मरीज की हेल्थ में इंप्रूवमेंट मिलेगा, उससे फायदा होगा और उसके परिवार को फायदा होगा। बी आंसर जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एएनएम कैन प्रमोट मेंटल हेल्थ इन द कम्युनिटी? एएनएम समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा दे सकती है? चार आपके सामने, मानसिक बीमारी के बारे में कलंक को कम करना, लोगों को बीमारी छिपाने के लिए कहना, केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ए जो है मानसिक बीमारी के बारे में कलंक को कम करना, इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो रहने वाला बच्चों ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि प्रसवोत्तर अवसाद, पोस्टपार्टम डिप्रेशन किसमें होता है? क्या पुरुषों में प्रसव के बाद, माताओं में, छोटे बच्चों में, किशोरों में? पोस्टपार्टम डिप्रेशन किसमें होगा? बच्चे में, बुजुर्ग में, या फिर उस मदर में जिन्होंने अभी अभी एक ही बच्चे को जन्म दिया? तो बी जो है वो है राइट आंसर, मदर, जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, यानी कि डिलीवरी के बाद में उसके अंदर थोड़ा सा तनाव आता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। बी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, लिख लेना, रट लेना। एनएमएचपी में एएनएम की मुख्य भूमिका क्या होती है? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में मामलों की पहचान करना, होम विजिट फॉर फॉलोअप के लिए गृह भ्रमण करना, समुदाय को शिक्षित करना, या फिर डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। डी इसका राइट आंसर है बच्चों। जो मेंटल इलनेस है उसको पहचानना है, फॉलोअप के लिए आपको घर घर जाकर के चेक भी करना है, समुदाय को शिक्षित भी करना है कि मेंटल हेल्थ से कि आप किस तरह से कि इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंटल इलनेस को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन 14, टू प्रिवेंट हीट लॉस इन ए न्यूबॉर्न व्हाट इज द बेस्ट इमीडिएट एक्शन? नवजात शिशु में गर्मी के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल सबसे अच्छी कार्रवाई क्या करना है? हीट लॉस से कौन बचाता है, यानी बच्चे को हाइपोथर्मिया से कौन बचाएगा? क्या जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा ठंडा स्नान कराएं, कंगारू मदर केयर दे, बच्चे को अकेला छोड़ दे, या फिर पानी पिलाएं? बी कंगारू मदर केयर देनी है ताकि बच्चे को है कि हीट लॉस से आप बचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नवजात शिशुओं में गर्भनाल यानी कि अम्लाई कोड का संक्रमण का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? साफ क्लिक का उपयोग करना, यूजिंग ए क्लीन कॉर्ड क्लेम। बी अप्लाइंग द डर्टी सब्सटेंसेस लाइक काउ डंग, गोबर जैसी गंदी चीजें लगाना। सी कह रहा है फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग।
बार बार स्तनपान कराना, या फिर डी कह रहा है कीपिंग इट ड्राई, इसे सूखा रहने दीजिए। तो बच्चों बी जो है वो एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से है कि अम्बलाइकल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो सकता है, यानी गोबर जैसी गंदे चीज़ें लगाना, वो ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स, वो ऐसे सबस्टांस है जो कि गंदे होते हैं, डस्ट से लगे हुए होते हैं, वो अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है कि संक्रमण हो। रैपिड रिवीजन क्लास का क्वेश्चन नंबर 42, डेंजर साइन इन ए न्यूबॉर्न इंक्लूड, नवजात शिशु में खतरे के लक्षणों में कौन सा शामिल है? दूध नहीं पीता है, तेज सांस लेता है, झटके दौरे आना, या फिर ओलो दबो। सारे के सारे लक्षण ऐसे दिख रहे हैं कि जब बच्चों के अंदर डेंजर साइन है, यानी बच्चा दूध नहीं पीता है, बहुत तेजी से सांस ले रहा है, उसको कन्वल्जन आ रहे, ये सारे के सारे सिम्टम ये दर्शा रहे हैं कि बच्चे को किसी न किसी गंभीर तरह की बीमारी हो गई है। ऑल ऑफ दी वो। अगला सवाल, किशोरियों में एनीमिया को रोकने के लिए WIFS कार्यक्रम के तहत कौन सा पूरक सप्लीमेंट दिया गया है? आयरन एंड फॉलिक एसिड। इस तरह का क्वेश्चन हमारा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन था। एनीमिया को प्रिवेंट कौन करता है? आयरन एंड फॉलिक एसिड। विटामिन सी जो स्कर्वी से बचाता है, कैल्शियम बोन की मजबूती के लिए होता है, विटामिन डी होता है, ये भी जो स्पेशली बोन स्ट्रेंथ के लिए होता है। लेकिन आयरन एंड फॉलिक एसिड जो होता है वो मोस्टली हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि एनीमिया से जो बचाने वाला इसके अंदर ऑप्शन दिख रहा है हमें आयरन एंड फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पढ़िए बच्चों अच्छी तरह से। मासिक धर्म की उचित स्वच्छता में सैनिटरी पैड को हर कितने समय में बदलना चाहिए? क्या 24 घंटे में, 12 घंटे में, 4 से 6 घंटे में, या फिर 2 दिनों में? ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस पीरियड के दौरान जो सैनिटरी पैड होता है उसको कितने समय से है कि बदलते रहना चाहिए ताकि इन्फेक्शन नहीं हो, किसी भी तरह का पेरिनियल इन्फेक्शन नहीं हो? तो इसका राइट आंसर रहने वाला बच्चों 4 से 6 घंटे, 4 to 6 आवर। लेकिन ऐसा भी पूछा जाए अगर कंडीशन क्वेश्चन में इस तरह की हो कि हैवी ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, और ऑप्शन अगर बदल दिए जाए, ऑप्शन में अगर ऐसा 2 से 4 घंटे, तो आप 2 से 4 घंटे करेंगे हैवी ब्लीडिंग के अंदर। लेकिन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल के बारे में पूछा गया तो आपको करना है 4 से 6 घंटे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या करना चाह रहा है, यदि बच्चा छोटा सिक्का निगल लेता है और उसका दम घुट रहा है तो क्या करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़िए बच्चों, इसका आंसर करिए। यदि बच्चा छोटा सिक्का निगल लेता है और उसका दम घुट रहा है, यानी कि वो ट्रैकिया में फंस गया है, सफोकेशन हो रहा है, उसको सांस नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है? क्या आप उसको पानी पिलाएंगे? पेट पर दबाव यानी हेलमिच मैनोवर यूज करेंगे? सी मैक हिम स्लीप, सुला देंगे, या फिर खाना खिलाएंगे? बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है हेलमिच मैनोवर। हेलमिच मैनोवर यानी एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे, होगा उससे ये कि हवा का जो प्रेशर लंग से बाहर की ओर आएगा, बाहर की ओर प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से जहां पर वो सिक्का अटक रखा होगा वो बाहर निकलेगा। तो इसका जो मैं पहले बता दें तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला बच्चों बी। और सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे लेकर के मैंने हेल्थ एजुकेशन के एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया कि छोटे बच्चों को किस तरह की खाने की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। हो सकता है कि जिन बच्चों के अभी दांत नहीं आए उन बच्चों को बहुत सारे कंटेंट्स मैंने बताया कि वो खाने में नहीं देनी चाहिए। अगर गलतीवश बच्चा खा चुका उसको ले लिया तो किस तरह से आपको निकालना चाहिए। इस तरह के हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बताया कि कई ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से बच्चे की डेथ भी हो जाती है जो कि ट्रैकिया में फंसा लेते हैं। उनमें से कौन सी चीज़ें होती है? दानेदार चीज़ें होती है, मटर के दाने हो गए, मूंगफली के दाने हो गए, सिक्का हो गया, कोई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बैटरी हो गया, खिलौनों के अंदर जो सीटी आती है वो हो गया। इस तरह की कई चीज़ें होती है जो बच्चे के ट्रैकिया में फंस जाती हैं और उससे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो पहली चीज़ तो हेलमिच मैनोवर यूज़ करेंगे। और ये जो उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी हेल्थ एजुकेशन दी गई है बच्चों, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं, नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लास। इस YouTube पर वो वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके अंदर है कि बताई गई है कि किस तरह की चीज़ें आप अप्लाई करेंगे जब एक बच्चा फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि खाने की चीज़ें कौन कौन से बच्चे को नहीं देना चाहिए, अगर बच्चे ने निगल लिया तो किस तरह से कि निकालना चाहिए। तो इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी गई है, वहाँ से भी आप जाकर के यानी कि अपनी हेल्थ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे RDA बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, ये भी बताएंगे। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ
एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन एट होम, घर पर बच्चों में आकस्मिक विषाक्तता यानी पॉइजनिंग का सबसे आम कारण क्या होता है? क्या फल होता है, क्या दवाएं, या फिर घरेलू क्लीनर होता है, क्या दूध होते हैं, या फिर खिलौने होते हैं? बच्चों, फल खाने से पॉइजनिंग नहीं होगी, मिल्क से पॉइजनिंग नहीं होती, खिलौने से पॉइजनिंग नहीं होती है, लेकिन घर में जो होती है जैसे फिनाइल होगी, केरोसिन हो गया, इस तरह की अगर चीज़ें पड़ी है तो उसकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये मोस्टली देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाइल्डहुड इंजरीज टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। मेडिसिन एंड हाउस होल्ड क्लीनर, अगर फिलाइन है, अगर केरोसिन है, या फिर किसी भी तरह की दवा है, बच्चा गलती वश है कि छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, वो जानते नहीं कि इसके दुष्प्रभाव क्या, बच्चे को हर चीज़ मुंह में लेने की आदत होती है। तो ये जो बच्चों के अंदर पॉइजनिंग का मुख्य कारण होता है मेडिसिन या फिर हाउस होल्ड क्लीनर्स। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़िए। मामूली जलन यानी माइनर बर्न के लिए तत्काल प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है? मामूली जलन हो गई, माइनर बर्न हुआ है, मेजर बर्न नहीं है, तो क्या करना है आपको? टूथपेस्ट लगाना है क्या? अप्लाई द बटर और ऑयल, मक्खन या तेल लगाना है क्या? रन कूल टेप वाटर ओवर द बर्न फॉर द 10 to 20 मिनट, 10 से 20 मिनट तक ठंडा पानी डालना है, या फिर छालों को फोड़ दे। हल्का बर्न हुआ है, क्या करना है आपको? ठंडा पानी डालना है, टेप वाटर डालना है, उससे ये होगा कि फर्दर सेल इंजरीज नहीं होगी। जहां पर भी आपको बर्न हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई गर्म वस्तु, बर्तन है, तवा है, इस तरह की कोई गर्म वस्तु हाथ पे लगी, तुरंत जाकर के पानी के नीचे है कि ठंडे पानी के नीचे अपना हाथ रखना है, उससे ज़्यादा सेल इंजरीज नहीं होंगी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन, टिश्यूज और सेल्स होती है, तो बच्चों सेल इंजरी से बचाने के लिए, फर्दर उस इंजरी को ज़्यादा सीवियर होने से रोकने के लिए ठंडे पानी के अंदर नीचे रखना, ये फर्स्ट एड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव बहुत ही अच्छा ये सेशन बनाया गया, अगर आपको ये सारी सब्जेक्ट को कवर कर रहा है, अगर इस क्वेश्चन से आपको लग रहा है कि एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, रूल ऑफ 9 इज यूज टू असेस, रूल ऑफ 9 का उपयोग किस आकलन के लिए किया जाता है? क्या ब्लड प्रेशर के लिए, जलन का शरीर सतह क्षेत्र के लिए, हाइट ऑफ ए चाइल्ड, या फिर बुखार? बी इसका राइट आंसर रहने वाला है बच्चों। बॉडी सरफेस एरिया ऑफ बर्न, यानी इसका जो आंसर रहने वाला भी, बॉडी सरफेस को कैलकुलेट करने के लिए रूल ऑफ 9 का इस्तेमाल किया जाता है। द फर्स्ट स्टेप इन सीपीआर स्टेंट, सीपीआर में पहला अक्षर का क्या अर्थ है? सीपीआर में जो पहला अक्षर होता है यानी कि सी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बच्चों कंप्रेशन, कंप्रेशन याद रखना है, चेस्ट कंप्रेशन, सीपीआर। सीपीआर जो होता है उसके अंदर जो पहला अक्षर होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है चेस्ट कंप्रेशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 50, खून बह रहे गांव वाले व्यक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए? यानी कि किसी व्यक्ति को इंजरी हुई है, चोट लग रही है, खून बह रहा है, तो आपको क्या करना है? चार आपके सामने ऑप्शन, गांव को खुला छोड़ दे, साफ कपड़े से सीधा दबाव डाले, गर्म पानी डाले, या फिर अंग को हिलाए। देखिए बच्चों गर्म पानी नहीं डालना है, अंग को हिलाना भी नहीं है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, गांव को खुला छोड़ देंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन कपड़ा जो होता है वो साफ सुथरा होना चाहिए। आप प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि विटामिन के क्लॉटिंग के लिए मोस्टली रेस्पॉन्सिबल होता है, और उससे ये होगा कि वहाँ पर क्लॉट बनेगा, और थोड़े समय के बाद में होता है कि ब्लीडिंग जो है वो या तो रुक जाएगी या फिर कुछ हद तक के कम हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला बच्चों बी। देखिए बच्चों हर कोशिश से, हर एक कोशिश से सफलता नहीं मिलती है। कई बच्चे जो है बार बार कोशिश करते हैं, लगातार परिश्रम करते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हर बार असफलता ही मिलती है। तो बच्चों हर कोशिश का मतलब सफलता नहीं होती है, लेकिन हर सफलता के पीछे एक कोशिश का राज जरूर छुपा होता है। बच्चों आप भी की कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन जरूर होगा, एक ना एक दिन जरूर वो सपना आपका साकार होगा जो सरकारी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नॉट इमीडिएटली टुडे बट डेफिनेटली वन डे, ये जो चीज़ है, ये जो लाइन आप अपने दिल और दिमाग में बैठाइए, क्योंकि असफलता, असफलता आपको बार बार मिल रही है, लेकिन उसके पीछे आपकी कोशिशें जा रही है, और सफलता की जो शुरुआत होती है, सफलता की जो नींव होती है वो बच्चों कोशिश से ही शुरू होती है। सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या करनी है?
स्नेक बाइट हो गई है, क्या करना है, चाकू से उस जगह को काटे, जहर चूस कर निकाले, कटे हुए अंग को स्थिर और हृदय स्तर से नीचे रखे, या फिर व्यक्ति को दौड़ने के लिए कहे। आंसर करिए बच्चों, इसका राइट आंसर जो है वो क्या रहने वाला है? देखिए सी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला, कीप द बाइटल लिम्ब इमोबाइल एंड बिलो द लेवल ऑफ हर्ट। जो भी अंग है, जिस भी हिस्से में सांप ने काटा है, डस लिया है, उस हिस्से को स्थिर रखना है, ज्यादा हिलाना नहीं है, और हार्ट लेवल से है कि आपको बिलो रखना है। ये जो इसका इंपॉर्टेंट, ये आप जो है ये भ्रांतियां होती है कि चाकू से कट लगा देने से वहां से ब्लीडिंग होने से पॉइजन बाहर निकल जाएगा, या फिर जहर को चूस करके निकाल दे। ये भ्रांतियां जो है, ये मिसकंसेप्शंस होते हैं, ये आपको फॉलो नहीं करना है। इसका जो फर्स्ट एड है, यानी कटे हुए अंग को स्थिर रखना है और हार्ट लेवल से है कि बिलो रखना है। प्रिया पटेल, यस सर, गुड। अगला क्वेश्चन आपकी सिंपल, इन केस ऑफ हीट स्ट्रोक द पेशेंट शुड बी। लू लगने की स्थिति में मरीज को क्या करना चाहिए? लू लग गई है, हीट स्ट्रोक हो गया, क्या धूप में रखेंगे? नहीं, धूप में रखेंगे तो और ज्यादा हीट स्ट्रोक सीवियर होगी। ठंडी छायादार जगह पर ले जाना चाहिए, गर्म चाय देनी चाहिए, या फिर भारी कंबल में लपेट देना चाहिए? क्या करना चाहिए बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करें। बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि ठंडी या फिर छायादार जगह पर उसको लेकर के जाए, ताकि जो हीट उसको लगाए, वो हीट जो बॉडी का टेम्परेचर है सनलाइट की वजह से होता है, सूर्य की जो रोशनी है, तेज रोशनी की वजह से हीट स्ट्रोक होता है। छाया में लेकर के जाएंगे, सूर्य की रोशनी से बचाएंगे, तो हीट स्ट्रोक है उसकी स्थिति के अंदर ये आपका फर्स्ट एड करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है बच्चों, पढ़िए अच्छी तरह से। एपिस्टेक्सिस किस का चिकित्सा शब्द है? एपिस्टेक्सिस का मतलब क्या होता है? कान में दर्द होने को एपिस्टेक्सिस बोलते हैं क्या? नोज ब्लीडिंग को कहते हैं क्या? नाक से खून बहने को कहते हैं? आंख के संक्रमण को या फिर बुखार को कहते हैं? बुखार को बच्चों बोलते हैं पायरेक्सिया। और नोज ब्लीडिंग यानी नाक से जब खून बहता है तो उसको हम बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपातकालीन स्थिति में एएनएम की मुख्य भूमिका क्या होती है? बुनियादी जीवन सहायता प्राप्त करना और स्थिर करना, तत्काल रेफर की व्यवस्था करना, परिवार को दिलासा देना, या फिर उपरोक्त सभी। सारे ही काम आपको करना है। फैमिली को सपोर्ट करना है, जल्दी से जल्दी है कि आपको पेशेंट को ट्रांसफर कर देना है, सपोर्ट करना, जितना मैक्सिमम आप फर्स्ट एड कर सके वो आपको करना है। तो डी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी सारे के सारे इसके जो ऑप्शन है वो एकदम एक्यूरेट रहना। व्हाट इज द इमीडिएट केयर गिवन टू ए न्यू बॉर्न आफ्टर बर्थ? जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को दी जाने वाली तत्काल देखभाल को क्या कहते हैं? क्या करना है? जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को दी जाने वाली तत्काल देखभाल क्या है इनमें से? क्या तुरंत नहलाएंगे, सुखाना और गर्म करना, शहद चटाना, या फिर टीकाकरण करना? देखिए बच्चों, आपसे पूछा गया है तत्काल क्या करना है, इमीडिएटली। इमीडिएटली आपको करना है बच्चे को ड्राई करना है और वार्म करना है, यानी कि उसको जो हाइपोथर्मिया से बचाना है, ठंड से बचाना है। वैक्सीनेशन तो करना ही करना है, लेकिन वैक्सीनेशन डे फर्स्ट करते हैं, और डे जो होता है 24 घंटों का होता है। 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपको करना है, जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, जैसे बच्चा माँ की यूट्रस से बाहर आता है, आपको उसको ड्राई करना है, क्योंकि वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है, और फ्लूइड उसके पूरी बॉडी पर सरफेस पर रहता है। तो जब हम नहाते हैं तो पानी शरीर पे होता है, तो हमें ज़्यादा ठंड लगती है। ठीक है, वैसे ही उस बच्चे को भी ठंड लग सकती है। तो सबसे पहले आपको सुखाना है और गर्म रखना है, ताकि उस बच्चे को हाइपोथर्मिया से कि अपन बचा सके। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 56, सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? कि 24 घंटे बाद में? बच्चे को दूध कब पिला देना चाहिए? माँ का दूध कब पिलाना है? जब उसकी डिलीवर होगी। 24 घंटे बाद में, 2 दिनों बाद, या फिर बच्चा जब रोए तब, या फिर जो ऑप्शन कह रहा है कि 1 घंटे के भीतर? बी जो इसका राइट आंसर रहने वाला बच्चों, बी। और अगर इसके अंदर ऐसा हो 30 मिनट्स हो, 30 मिनट्स टू 1 आवर, ऐसा भी कई क्वेश्चन में पूछा गया, 30 मिनट्स टू 1 आवर हो, तो भी आपको ये राइट आंसर करना है। लेकिन ये नहीं है, हमारे सवाल में ऑप्शन जो है विद इन 1 आवर है, तो ये जो बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रैपिड रिवीजन क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास बच्चों, लास्ट तक इस सेशन के साथ जरूर से आप बने रहिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम बच्चों को ये शेयर करें इस क्लास को, ताकि उन्हें भी फायदा हो।
सारे टॉपिक्स इसके अंदर, सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम पोर्शन 60 to 65% जिन जिन सब्जेक्ट से, जिन जिन टॉपिक से आपका सिलेबस बना एग्जाम में पूछा गया। और ये चीज़ भी मैंने बताई है नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल पर, यह भी मैंने बताया कि किन किन सिलेबस में से कौन कौन सा टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम के दौरान आपको क्या करना है और OMR सीट किस तरह से भरना है, वो भी आप है कि जरूर जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे हैं एक नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति जो होती है वो कितना होती है। एक नवजात शिशु की सामान्य हार्ट रेट कितनी होती है, 60 से 80, 72, 120 से 160 या फिर 180 से 200। बच्चों सी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला 120 to 160 बीट्स पर मिनट। अगला क्वेश्चन आपकी इस पर, नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया का अर्थ है शरीर का तापमान क्या ज्यादा होता है, सामान्य रहता है या फिर सामान्य से कम या फिर बहुत अधिक। ऐसे सवाल जब आते हैं आपको अच्छी तरह से समझना है। मैंने कहा था मेरी हर एक क्लास के अंदर ये इंपॉर्टेंट टैगलाइन रहती है, बच्चों जो सवाल ज़्यादा इजी होते हैं, जितने आसान होते हैं उन पर आप स्पेशल अटेंशन करेंगे। 5 से 6 सेकंड का समय एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि ऐसे सवाल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई होती है जो हमारा क्वेश्चन गलत करवा सकती है। पूछा क्या है कि हाइपोथर्मिया यानी कोल्ड से, जब बच्चे को हाइपोथर्मिया होता है, कोल्ड होती है तो उस वक्त शरीर का तापमान क्या होता है, तो सीधी सी बात है कोल्ड होगी तो शरीर का तापमान क्या होगा, सामान्य तापमान से कम होगा। और बच्चों मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछूंगा कि बच्चे का सामान्य तापमान कितना होता है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। एक नॉर्मल बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, इस क्लास के अंदर स्टार्टिंग में क्वेश्चन सेशन के अंदर हमने पढ़ा था, क्वेश्चन सेशन में हमने डिस्कस किया था। तो इसका जो राइट आंसर है सी है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चे का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। गुड, 36.5 नहीं, आपको बताना 36.5 to 37, 36 to 37.5, कोई लिख रहा है 37। बच्चों इस क्लास को अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। जिन बच्चों ने स्किप कर दिया वापस एट द एंड ऑफ क्लास आप शुरू से पूरी क्लास को जरूर से देखें, ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु के पहले मल को क्या कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों जो फर्स्ट स्टूल होता है, बच्चा डिलीवर हो गया, माँ के पेट से बच्चा डिलीवर हो गया और पहली बार वो जो कि अराउंड 24 आवर के दौरान करता है, तो जो पहला स्टूल पास आउट करता है उससे क्या बोलते हैं, सीबम, मेकोनियम, लेनिंगो या फिर क्लोस्ट्रम। तो बच्चों इसका जो नाम होगा वो होगा मेकोनियम, बी ग्रीनिश कलर का होता है। अगर ये पूछे हल्का ग्रीनिश कलर का होता है, मेकोनियम उसको बोलते हैं। ये कलर के बारे में भी पूछा जाए तो फर्स्ट स्टूल जो बेबी पास आउट करता है उसको अपन बोलेंगे मेकोनियम, हल्का ग्रीनिश कलर का होता है। रक्त स्राव को रोकने के लिए जन्म के समय में नवजात शिशु को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, विटामिन के। ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि हेमरेजिक डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। बच्चों कल की क्लास में मैंने बताया था विटामिन के के बारे में, विटामिन के बारे में मैंने बताया था। देखिए के जो है 4 दिशाओं में जा रहा है, 4 दिशाओं का मतलब इसे ओरल रूट से भी दिया जा सकता है, इसे सबकुटेनियस भी दिया जा सकता है, इसे आईएम भी दिया जा सकता है और जो है इसे इंट्रावीनस भी दिया जा सकता है। के से आपको ये याद रखना कि सर ने बताया था कि के की 4 दिशाओं में यानी सबकुटेनियस, ओरल, आईवी और आईएम भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछे प्रीफर्ड मेथड, अगर आपसे प्रीफर्ड मेथड पूछे तो आपको बताना है आईएम। आमतौर पर मुख्य रूप से किस रूट से दिया जाता है, तब आपको बताना है इंट्रामस्कुलर। विटामिन के का इंजेक्शन ब्लीडिंग टेंडेंसीज को, हेमरेजिक डिसऑर्डर को रोकने के लिए। बीसीजी का जो दिया जाता है वो दिया जाता है इंट्राडर्मल। हेपेटाइटिस बी का ओनली एंड ओनली आईएम इंट्रामस्कुलर एट द टाइम ऑफ बर्थ। विटामिन ए जो कि ओरल रूट से भी आप बच्चे को दे सकते हैं, 9 डोज देती है, 9 डोज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 61, विशेष स्तनपान यानी केवल माँ का दूध कब दिया जाता है, केवल माँ का दूध कब तक दिया जाता है, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर या फिर 2 ईयर। 6 मंथ यानी एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का क्वेश्चन पूछ गया है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, बदल दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन को तो मान के चलिए कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। बच्चों मैं
पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ, मैं दावा तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक दिया जाता है, ये जो सवाल है ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम देकर के जब आप आएंगे और हमारे चैनल पर सबसे पहले सटीक आकलन के साथ में आंसर की आप देखेंगे अपने पेपर की लाइव और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तब आप जरूर आप ये महसूस करेंगे कि हाँ सर ने बताया था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। लड़कियों में किस खनिज की कमी से एनीमिया खून की कमी होता है? कौन सा इसमें से एलिमेंट है जिसकी कमी अगर होती है तो लड़कियों में एनीमिया हो सकता है? कैल्शियम, आयरन, जिंक या फिर मैग्नीशियम? बी जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला आपका आयरन। बी जो है बच्चों आपका राइट आंसर रहने वाला है आयरन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेनार्की रेफर्स टू, मेनार्की का अर्थ क्या होता है? एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, इरेगुलर पीरियड या फिर प्रेगनेंसी? मेनार्की किसे कहेंगे? जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। देखिए बच्चों, जब भी किसी फीमेल को फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, फर्स्ट मेंसेस आती है तो उसको अपन बोलेंगे मेनार्की। एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलना है बच्चों? मीनोपॉज। मीनोपॉज, पॉज से याद रखना, जब भी आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और उसको पॉज करते हैं इसका मतलब वो रुक जाता है। पॉज का मतलब होता है रुक जाना, मीनो का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है या फिर कह सकते हैं एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो उससे अपन बोलेंगे मीनोपॉज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन इसका आंसर कर सकता है? सैनिटरी नैपकिन के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रिवेंट पेन, टू मेंटेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, टू स्टॉप ब्लीडिंग, फॉर डेकोरेशन? बी इसका राइट आंसर रहने वाला बच्चों टू मेंटेन द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, हाइजीन मेंटेन कर लिए। सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन इसलिए हाइजीन इस तरह से मेंटेन होती है क्यों? एक तो वो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होता है, नीट एंड क्लीन, उसके अंदर जो भी है कि प्रोडक्ट यूज किया जाता है सैनिटरी नैपकिन को बनाने के लिए वो नीट एंड क्लीन होता है, साफ सुथरा होता है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होता है, तो वो पेन को तो नहीं रोकता है लेकिन हाँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन को वो जरूर मेंटेन करता है। तो बी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए किशोरियों को किस टीके की सलाह दी जाती है? बीसीजी नहीं, बीसीजी तो ट्यूबरक्लोसिस रोकने के लिए, पोलियो के लिए, मीजल्स मम्स रूबेला के लिए एमएमआर होती है। तो सीधी सी बात है बच्चों, एक ही ऑप्शन बचता है जो कि होता है एचपीवी वैक्सीन। बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए फीमेल्स को एडोलसेंट एज के दौरान एचपीवी वैक्सीन जो है वो दी जाती है जो कि आपको सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करती है। बीएमआई का उपयोग क्या जांचने के लिए किया जाता है? बॉडी मास इंडेक्स इज यूज टू चेक ब्लड प्रेशर, न्यूट्रिशनल स्टेटस, विजन या फिर हियरिंग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखिए बच्चों, ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करने के लिए आपको पता है स्पेक्ट्रोमैनोमीटर होता है। विजन के लिए भी विजन से रिलेटेड कई तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। हियरिंग के लिए हियरिंग एड्स होते हैं। लेकिन एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि पोषण की स्थिति क्या है, व्यक्ति का जो डाइट पैटर्न है, प्रोटीन कितना ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहा है, अच्छी तरह से ले रहा होगा तो उसका बीएमआई अच्छा होगा, अगर कम ले रहा होगा तो उसका माल न्यूट्रिशन होगा। तो बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो न्यूट्रिशनल स्थिति को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? एक गर्भवती महिला है और उसको प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर कि जल्दी से आंसर करेंगे। क्या 100 किलो कैलोरी या फिर 300 से 350 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी या फिर किसी भी तरह की एक्स्ट्रा किलो कैलोरी की आवश्यकता नहीं होती है? बच्चों अगर आपसे कहें एवरेज तो आप बता सकते हैं 300 किलो कैलोरी, 300 से 350 किलो कैलोरी। बी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इसके अंदर कि एक प्रेग्नेंट जो महिला है उसको प्रत्येक दिन, क्योंकि जो उसके वुम्ब में फीटस डेवलपमेंट हो रहा है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मदर को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, जो आपका राइट आंसर रहने वाला बी 300 से 350 किलो कैलोरी। रैपिड रिवीजन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन क्लास का क्वेश्चन नंबर 68,
अब की बार 100 के पार करना बच्चों, हमें सारे क्वेश्चन बने रहिए, डटे रहिए और अपने एग्जाम के लिए 2-4 दिन और मेहनत करिए, सारा डेडिकेशन, सारी मेहनत, समर्पण जोक दीजिए मेहनत से कि ये मौका जाने नहीं देना। 5200 बेहतर नहीं, आपको तो एक ही याद रखना है कि 5271 कोई भी लेके जाए, लेकिन मुझे एक पोस्ट जो हासिल करना है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है एक बेहोश पीड़ित में सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? क्या उसका नाम पता करेंगे? क्या कहीं आप जा रहे हैं रोड पर, कोई बेहोश आपको व्यक्ति मिलता है तो क्या उसका नाम चेक करेंगे? नाम क्या है? पल्स एंड ब्रीथिंग, नाड़ी और सांस चेक करेंगे, या ये चेक करेंगे कौन कौन सी हड्डी टूटी है, या फिर उसके कपड़े चेक करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है? पल्स एंड ब्रीथिंग, बी। देखिए बच्चों, पिछले कई सेशन के अंदर मैंने बताया पल्स एंड ब्रीथिंग, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा भी हो पल्स एंड ब्रीथिंग और ये ऑप्शन में सी ब्रोकन ये नहीं हो, अगर देखिए इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना, पल्स एंड ब्रीथिंग याद रखना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी ऐसा नहीं हो, लेकिन ऑप्शन सी के अंदर ऐसा हो चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस, चेक फॉर रेस्पॉन्स, तो आपको आंसर क्या करना है? ये करना है। पल्स से पहले भी आपको यह करना चेक फॉर रेस्पॉन्स, यानी कि उस व्यक्ति को हिलाना है, डुलाना है, उसको है कि मूवमेंट कराना है, क्या वो रेस्पॉन्ड कर पा रहा है या नहीं है। हमें ये चेक करना है कि पूरी तरह से अनकॉन्शियस है कि नहीं। अगर हिला रहा है, डुला रहा है, वो बोल पा रहा है, वो अच्छी तरह से रिप्लाई कर रहा है, इसका मतलब वो ठीक है, उसका पल्स ठीक है, ब्रीथिंग ठीक है, तभी तक कि वो बोल पा रहा है। तो बी ऑप्शन और सी में अगर ये चेक फॉर रेस्पॉन्स, तो सबसे पहले आपको राइट आंसर क्या करना है? रेस्पॉन्ड चेक करना है। ये सवाल बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना बच्चों इस चीज को। इसीलिए तो आपको ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन है कि रोज इस टाइम सेम चैनल पर मिलता है आपको, और मॉर्निंग में भी मिलता है 10 बजे नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लास में। सारे सेशन है कि आप जुड़े रहिए, सुबह शाम लगे रहिए, अपने मेहनत को सफलता तक लेके जाना है। अगला सवाल कह रहा है कि मोच यानी स्प्रेन के लिए राइस का क्या अर्थ है? RICE, राइस। बच्चों राइस जो आप खाने में खाते हैं वो राइस नहीं है यहाँ पर। राइस का मतलब यहाँ पर है रेस्ट, आइस कंप्रेशन या फिर एलिवेशन। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज इसमें जानने लायक है कि देखिए एक चीज ये इसमें क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चोट लगी है और ब्लीडिंग हो रही है, तब आप क्या राइस यूज करेंगे? नहीं, चोट लगी है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ओपन वुंड वहां पर नहीं है, लेकिन सूजन आ रही है। किसी व्यक्ति को चोट लगी है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ओपन वुंड नहीं बना है, लेकिन वहां पर स्वेलिंग हो गई है, तो आपको क्या करना है? रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन, यानी उस पार्ट को रेस्ट देना है, बर्फ अप्लाई करना है, कंप्रेशन दबा करके रखना है, क्योंकि हो सकता है कि अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही हो, अंदर कोई वेसल्स रैप्चर हो गई हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो और उसकी वजह से कि स्वेलिंग हो सकती है। तो कंप्रेस करेंगे तो अंदर कोई वेसल से रैप्चर हुई है तो वो वहां पर कोएगुलेंट का काम करेंगी और वह कंप्रेशन की वजह से अंदर ब्लीडिंग नहीं होगी। एलिवेट रखना है, जैसे जो भी हिस्सा है, ये कोई मान ली पैर की चोट लगी तो आपको इस तरह से कि एलिवेट रखना है। एलिवेट रखने से ये क्या होगा? स्वेलिंग को प्रिवेंट करेगा। क्या करेगा? स्वेलिंग को। तो इतनी चीजें आपको ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन क्या है, ये राइस का आपसे मतलब पूछा गया, RICE। याद रखना, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस एंड C फॉर कंप्रेशन, E फॉर होता है बच्चों एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 70, आंख में रासायनिक जलन होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? सी कह रहा है फ्लश विद द क्लीन वाटर, आंखों को मलना नहीं है, आंखें बंद नहीं करना है, कोई भी तेल नहीं लगाना है, 10 से 20 मिनट तक आपको नॉर्मल क्लीन वाटर से कि उसको वॉश करना है, ताकि जो भी केमिकल आपकी आंखों में फ्लश हुआ है वो निकल जाए। मिर्गी या दौरे आने वाले व्यक्ति के लिए कौन सी स्थिति सबसे अच्छी होती है? यानी जिस व्यक्ति को कन्वल्सन्स आ रहे हैं उस स्थिति के अंदर आपको क्या करना चाहिए? बच्चों क्या उसको बैठाएंगे? क्या उसको खड़े रखना है? क्या करवट लेकर लिटा देना है? या ऑन दियर बैक? देखिए बच्चों, मिर्गी आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं, कन्वल्सन्स आ रहे हैं, तो उस वक्त हो सकता है कि वो पेशेंट कॉन्शियस नहीं हो और उसके माउथ में कोई सीक्रेशंस हो रहे हैं या फिर किसी भी तरह के कोई फॉरेन पार्टिकल्स है वो ट्रेकिया में जाकर के फंस सकता है। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो आपको करवट देना है, लिटा देना है, सिंपल सादी सरफेस पर आपको लिटा देना है, साइड लाइन पोजीशन दे देना। साइड लाइन पोजीशन देने से ये होगा कि ट्रेकिया में किसी भी तरह के सीक्रेशंस, फॉरेन पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, पेशेंट के एस्पायरेट करने के चांसेस नहीं है। और जब उसको कन्वल्जन आ रहे, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि कोई भी बेड
यानी लोहे का बेड हो या फिर ऐसे कोई जगह हो, उसके पैर को फंसाना नहीं है, बांधना नहीं है। बांधने की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि कन्वल्सन फिट्स जब आते हैं तो पेशेंट को झटके लगते हैं और उस झटके के दौरान अगर आप बांध दें तो सीवियर, अगर कन्वल्सन आ रहे हैं, ज़्यादा झटके अगर लग रहे हैं उसके पैरों में, हाथों में, तो उसको फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो याद रखना है साइड लाइन, साइड लाइन हिंदी में कहें तो करवट लेकर लिटा देना, ये वाली पोजीशन देना है अगर किसी व्यक्ति को कन्वल्सन्स आ रहे हैं। बेहोश व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है? आंसर कीजिए बच्चों। एक व्यक्ति आपको बेहोश है, गिव देम वाटर टू ड्रिंक, नहीं, पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि पानी पिलाने से व्यक्ति बेहोश है, वो निकलेगा नहीं और उसकी सांस नली में जाकर के लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने की वजह से पेशेंट है की डेथ हो सकती है। बी कह रहा है लेट देम फ्लैट एंड रेज दियर लेग, सपाट लिटा दीजिए, पैरों को ऊपर उठा दीजिए। सी कह रहा है मेक देम स्टैंड अप, और डी कह रहा है थ्रो हॉट वाटर। पहली चीज तो मैं बताऊंगा बच्चों, बी इसका जो राइट आंसर रहने वाला है कि सपाट लिटा दे और पैरों को ऊपर की ओर उठाए। व्यक्ति क्या है? बेहोश है। बेहोश है तो सीधी सी बात है, अब मैं आपसे कमेंट सेक्शन में ये चाहूंगा कि पैरों को ऊपर क्यों उठाना है, सीधा लिटा करके पैरों को ऊपर क्यों उठाना है। बच्चों, व्यक्ति बेहोश कब होता है? जब उसका कनेक्शन किसी न किसी तरह के ब्रेन की फंक्शन से अबनॉर्मलिटी होती है, ब्रेन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, तो व्यक्ति अनकॉन्शियस होता है, यानी कि बेहोश होता है। पैरों को ऊपर उठाने से ये होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की ओर ज़्यादा होगा, ब्रेन की ओर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा और ब्रेन के फंक्शन करने के चांसेस बढ़ेंगे, यानी कि वो पेशेंट जो अनकॉन्शियस है जल्दी से उसके होश आने के चांसेस रहेंगे यदि आप पैरों को उठा देते हैं और पेशेंट को सीधा लिटा देते हैं। तो बी जो ऑप्शन ये कह रहा है कि पेशेंट को सीधा लिटा देना है, पैरों को ऊपर उठा देना है, यदि व्यक्ति की कंडीशन कैसी हो? बेहोशी की हालत में हो। सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन और सांस देने का अनुपात क्या है? बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 30:2, 30 कंप्रेशन देना है और 2 ब्रीथिंग करना है। सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथिंग का रेशियो बी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? गंभीर रक्तस्राव वाले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सीवियर ब्लीडिंग हो रही है और सीवियर ब्लीडिंग में आप क्या करेंगे? घाव को साफ करना है, दबाव के साथ रक्तस्राव को नियंत्रित करना है, मलहम लगाना है या फिर दर्द निवारक कोई दवा देना है। सबसे पहली चीज, ब्लीडिंग जब भी हो याद रखना कंप्रेस करना, आपको दबा करके रखना है, कंप्रेस करके रखना है, जिससे ये होगा कि वहां पे खून का थक्का बनेगा और ब्लीडिंग रुकने के चांसेस बढ़ेंगे। तो बी जो बच्चों इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 75, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अंग के बारे में पूछा बच्चों, न कि ग्रंथि के बारे में। अंग के बारे में पूछा है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, आंसर करिए, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करिए। टाइम भी हो रहा है बच्चों, काफ़ी टाइम हो रहा है, लगभग 9:30 बज रहे हैं। बहुत थोड़ी देर की क्लास और रहने वाला है, 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो बच्चों, अगर आपसे पूछे मानव शरीर के अंग के बारे में तो आपको बताना है स्किन, त्वचा। और अगर आपको पूछे किसी ग्रंथि के बारे में, ग्लैंड के बारे में, किसके बारे में बच्चों? ग्रंथि के बारे में, यानी कि कौन सी ग्लैंड जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी, ये सवाल आ सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, रट लेना। अगर ये पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तब आपको बताना है त्वचा, और ग्रंथि के बारे में पूछे तब आपको बताना है लीवर। क्वेश्चन नंबर 76, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इजी है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर मैं आपको पहले बता दूं 206। हमसे क्या पूछा है? एक वयस्क शरीर के अंदर, किसके पूछा है? वयस्क। बच्चों याद रखना, अगर क्वेश्चन एग्जाम में घुमा दिया जाए, क्योंकि एग्जाम के अंदर 360 डिग्री किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। एक वयस्क की जगह अगर ये पूछ ले न्यू बॉर्न, आपसे ये पूछ लिया जाए न्यू बॉर्न के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों ऑप्शन डी पर आ जाना है भाग करके अच्छी तरह से। याद रखना है, न्यू बॉर्न पूछे हड्डियों की संख्या तो बताना 30, लेकिन हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? वयस्क, यानी कि एडल्ट के बारे में पूछा गया। मैं हर क्लास में कहता हूँ क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना ही 50% आंसर होता है। तो एडल्ट के बारे में आपको याद रखना है बच्चों 206, लेकिन अगर न्यू बॉर्न पूछे तो आपको याद रखना है लगभग 300।
क्वेश्चन नंबर 77, एक वयस्क स्वस्थ वयस्क का सामान्य रक्तचाप कितना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? एडल्ट के बारे में पूछा है बच्चों, 120/80 mm ऑफ Hg। ये बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। जीवित रहने के लिए हमें कौन सी गैस अंदर लेते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वी हैव इनहेल टू सर्वाइवल? CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? बच्चों बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसे आसान सवाल भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के अंदर काफ़ी सारे टिपिकल सवाल ही आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा था जितना सवाल आसान हो उन पर 4 से 5 सेकंड ज़्यादा समय देना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो रहने वाला ऑक्सीजन। लेकिन कई बार होता है कि हम गलती कर बैठते हैं, ये भी पूछा जाए कि कौन सी गैस है कि अपन एक्सेल करते हैं, छोड़ते कौन सी है, तब आपका आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा गया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? आंसर करिए प्रियंका सिंह, वीनू कुमारी। काफी बच्चे जो है वो कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में प्रिया यादव, पूनम पाल, निधि यादव, पंकज यादव, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, अच्छी तैयारी है बच्चों। बिल्कुल, अब आपने आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं होना देना है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि आपका सिलेक्शन कैसे हो, उसके अंदर भी मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ होने वाली है वो होनी चाहिए विश्वास। पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था हमने जब हम स्कूल में थे, स्कूल में थे तब भी इस तरह के सवाल हमने पढ़े थे, बहुत आसान। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ या फिर इसोफेगस? बच्चों भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? क्या स्टोमक में, छोटी आंत में, माउथ या फिर इसोफेगस? पाचन का शुरुआत पूछा गया, तो जहां से हम भोजन ग्रहण करते हैं माउथ से। तो देखिए, अगर अपन बात करें कि नहीं बच्चों बी नहीं होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन अगर आपसे पूछता तब आपको आंसर करना था बी। अगर आपसे पूछा जाए एब्जॉर्प्शन तो आपको करना है सी, नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछा जाए तब आपको करना है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन यहाँ पर डाइजेशन पूछा है, पाचन कहाँ से शुरू होता है, देखिए इस चीज पर जाइए, शुरू कहाँ से होता है, तब इसका आंसर जो क्या होगा वो होगा माउथ। माउथ से शुरू होता है पाचन, जो माउथ से शुरू होता था, स्टोमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन पाचन की अगर बात करें वो होता है शुरू। एब्जॉर्प्शन की अगर पूछे, एब्जॉर्प्शन पूछे तो आपको बताना बच्चों, मुख्य रूप से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है बच्चों? 12 जोड़ी, 10 जोड़ी, 14 जोड़ी या फिर 24 जोड़ी? आंसर करिए। देखिए इस तरह के जब सवाल आते हैं बच्चों, आप गलती कर बैठते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत सारा माइंड में प्रेशर होता है। हमसे क्या पूछा है, कुल संख्या कितनी होती है, लेकिन अगर ये शब्द यहाँ पर नहीं होता, पेयर नहीं होता, तब आपको आंसर करना था डी। लेकिन यहाँ जो इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा बे, ए 12 पेयर्स, ये जोड़ी है। 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी में कितनी होती है? 24। जो हमारी जो रिब्स की संख्या होती है 24। अगर पेयर नहीं हो तो आपको करना है 24, और अगर वहां पर पेयर हो तो आपको करना है 12, यानी जो राइट आंसर ए
हेलो। हाँ, अब मेरी आवाज़ आ रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट क्या होती है बच्चों, सेम से सवाल लगते हैं। न्यूरॉन और नेफ्रॉन एक जैसा लगता है, तो ओएमआर सीट में जो है कि आप गलती नहीं करें किसी भी तरह से फिल करते टाइम, जल्दी के टाइम। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन एडल्ट। एडल्ट के बारे में पूछा गया बच्चों, नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है, एक वयस्क की सामान्य नाड़ी दर पल्स रेट कितनी होती है। देखिए ये सवाल जो होता है ये बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला है। ऐसे ही सवालों के लिए तो आपके लिए ये स्पेशल एमसीक्यू सेशन आप ऑनलाइन देखते हैं, आपकी तैयारी होती है, प्रैक्टिस होती है। ऐसे सवाल आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि आप पढ़ के कुछ और जाते हैं, एग्जाम में कुछ और पूछ लिया जाता है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा अटेंशन रखना होता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको रखना होता है, क्योंकि बच्चों आपने पढ़ रखा होता है 60 to 100। 60 to 100 अगर नॉर्मल पल्स रेट की बात करें तो आप कहते हैं कि 100 से लेकर 60 से लेकर के 100 जो होती है बीट्स पर मिनट, ये नॉर्मल पल्स रेट होती है। लेकिन ऐसा तो हमारे आंसर में है ही नहीं। पहला ऑप्शन है 40 से 60, तो इसको हटा दीजिए, ये तो नहीं होगा। 100 से 120 ये भी नहीं होगा, 140 से 160 ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, बी। तो इस तरह से क्या आपको आंसर करना है 72 से लेकर के 80, यानी 72 और 80 जो है देखिए बच्चों इनके बीच में आता है, इनके बीच में आता है ये 72 से लेके 80। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी। ऐसे सवाल जब आए तो थोड़ा सा अटेंशन रखना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है, जरूर आप अच्छी तरह से सवाल का आंसर कर पाएंगे। किस पोषक तत्व को शरीर बनाने वाला भोजन कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग इनमें से कौन सा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बिल्डिंग। क्या कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या फिर प्रोटीन है। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। देखा होगा बच्चों, कई बच्चे जो जिम जाते हैं, जिम जाने के लिए उनको प्रोटीन का पाउडर है कि स्पेशली है कि एडवाइस किया जाता है। क्यों, क्योंकि मसल्स ग्रोथ होती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और वही तो कहते हैं बॉडी बनाने के लिए कौन सा यूज़ किया था, प्रोटीन। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, तो बॉडी बिल्डिंग जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, सी, प्रोटीन। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है बच्चों, विटामिन ए की कमी की वजह से। विटामिन ए की कमी की वजह से जो रोग होने वाला है वो रोग कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी, अगर बी की कमी से पूछे तो आपको बताना बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से पूछे तो बताना बच्चों स्कर्वी, और विटामिन डी की पूछे तो बताना रिकेट्स। और विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, यानी विटामिन ए की कमी से होता है बच्चों नाइट ब्लाइंडनेस। स्कर्वी इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी रोग किसकी कमी का कारण होता है, अच्छी बात है, ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया, विटामिन सी। ये अच्छा क्वेश्चन है। गोइटर इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल। गेंगा, गोइटर रोग किस खनिज की कमी की वजह से होता है, गोइटर। आयरन की वजह से, कैल्शियम की वजह से, पोटेशियम या फिर आयोडीन की कमी से। आंसर करिए, आयरन की कमी से कौन सा होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति के अंदर अगर आयोडीन की कमी होगी तो एक रोग होता है जिससे गेंगा कहते हैं, गोइटर के नाम से जानते हैं। सी जो इसका आंसर रहने वाला है, राइट आंसर सी, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो गोइटर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, क्या दूध में, आंवला, साइट्रस फ्रूट्स, राइस या फिर मीट। खट्टे फल जो होते हैं ना बच्चों, खट्टे फल, आंवला है, साइट्रस है, ऑरेंज है, कीवी है। तो इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर विटामिन सी होता है। लेकिन उनमें से भी सबसे ज़्यादा आंवला के अंदर, यानी साइट्रस जो फूड होते हैं उसके अंदर विटामिन सी मिलता है। अभी सर्दी का सीजन है, ऑरेंज आप मार्केट के अंदर देखते हैं, अच्छी तरह से ऑरेंज लिया करिए, विटामिन सी मिलेगा, दांतों की मजबूती के लिए बहुत स्ट्रांग होता है। क्वेश्चन नंबर 91, अब की बार 100 के पार सेशन का क्वेश्चन नंबर 91, शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है। क्या ये विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, मिनरल्स होता है या फिर विटामिन वाटर होता है। पढ़िए अच्छी तरह से क्वेश्चन से, बहुत ही थोड़ा सा टाइम हम और लेंगे, क्योंकि हमें जो प्रिपरेशन करनी है अपने एग्जाम को सफल बना तो करनी पड़ेगी, डटे रहना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट
एलिमेंट फॉर द एनर्जी, शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए ऐसे सवाल जब आते हैं ना, आपको ध्यान रखना, कई बार आपने देखा होगा खिलाड़ियों को खेल के दौरान, मैदान के दौरान वो ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोन डी पीते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे तुरंत एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। मिनरल्स, वाटर और विटामिन ये तो बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन बच्चों अगर हम बात करें कि इंस्टेंट तुरंत जो ऊर्जा मुख्य रूप से ऊर्जा का जो स्रोत होता है उसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। सी बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीईएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ लीजिए, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, फिजिकल एनर्जी मैनेजमेंट, प्रोटीन एफिशिएंसी मेथड या फिर पावर एनर्जी मेडिसिन। तो बच्चों ए इसका राइट आंसर रहने वाला, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है? बताया था मैंने पहले की क्लास में, आयरन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि किससे बचाता है हमें? एनीमिया से, यानी कि खून की कमी होने से रोकता है। कौन सा? आयरन, एनीमिया। गोल्डन राइस किसका समृद्ध स्रोत है? गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ, गोल्डन राइस खाने की वजह से सबसे ज्यादा क्या विटामिन सी मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि विटामिन सी तो जो होता है वो खट्टे फल की वजह से होता है। तो आंसर की रही कौन सा आपका आंसर राइट रहने वाला है? विटामिन ए, प्रोटीन या फिर आयरन? गुड। पूजा, नीति, काफी बच्चों ने, अच्छी बात है, बहुत आंसर कर रहे हैं, सारे सेशन में आंसर किया आपने, कमेंट किए। बी बिल्कुल, विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होता है वो कौन सा होता है बच्चों? गोल्डन राइस खाया करो अच्छी तरह से, आंखों की दृष्टि नहीं होगी। कई बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आंखें दर्द कर रही है। बच्चों विटामिन ए की कमी हो सकती है, जरूर से है कि आप गोल्डन राइस का इस्तेमाल करें। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन न्यूबॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग विच सप्लीमेंट टू द मदर? नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए माँ को कौन सा सप्लीमेंट दिया जाता है? बच्चों फॉलिक एसिड, क्योंकि विटामिन सी तो स्कर्वी के लिए होता है, विटामिन डी जो होता है बोन के लिए होता है, लेकिन फॉलिक एसिड जो होता है वो हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है। तो बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, बी। कटा हुआ होठ, क्लेफ्ट लिप शरीर के किस हिस्से से संबंधित जन्म दोष है? क्लेफ्ट लिप, क्या ये हार्ट का है क्या ये लेग का है क्या ये माउथ या चेहरे का है क्या ये स्पाइन का है क्या? बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है, सी, सी इसका राइट आंसर है। क्लेफ्ट लिप जो होता है माउथ का रोग होता है। कॉन्जिनाइटल हार्ट डिजीज मीन्स द बेबी इज बोर्न विथ ए डिफेक्ट इन, जन्मजात हृदय रोग का अर्थ है कि बच्चा किस अंग में दोष के साथ पैदा हुआ है। कॉन्जिनाइटल आपसे क्या पूछा गया है बच्चों? कॉन्जिनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो है किसका रोग होता है, किसका विकार होता है? क्या ये फेफड़े का होता है, क्या मस्तिष्क का होता है, क्या हृदय का या फिर यकृत का? सी, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जितनी भी जो डिजीज होती है एट बर्थ होती है उन्हें अपन बोलते हैं कॉन्जिनाइटल हार्ट डिजीज। बने रहिएगा, अपने फ़ोन की बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रही तो कंटिन्यूसली सेशन के साथ बने रहिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डाउन सिंड्रोम इज ए टाइप ऑफ, डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का विकार है? क्या ये न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है क्या? बिल्कुल नहीं। इन्फेक्शियस है क्या? बिल्कुल नहीं। स्किन एलर्जी है क्या? नहीं। ये जो बच्चों है जेनेटिकल है, यानी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से ये होता है, ये एक जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक विकार है। क्वेश्चन नंबर बी। टेलीफेस यानी क्लब फुट एक जन्म दोष है जो कि प्रभावित करता है। टेलीफेस क्लब फुट का दूसरा नाम होता है टेलीफेस। क्या ये आंखों का, क्या ये कान को या फिर पेट को प्रभावित करता है? नहीं। सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, लेग। रा रानी शुक्ला करे वेरी नाइस क्लास सर जी, आपकी हम आज न्यू आई हूँ, थैंक्स सो मच सर, वेरी नाइस क्लास सर जी। गुड, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, इवनिंग में भी मिलती है और मॉर्निंग के अंदर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एग्जाम मास्टर क्लास, उस पर भी मॉर्निंग में 10 बजे भी आपके पास क्लासेस मिलती है, अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग टॉपिक पे, जहाँ से आप पढ़ सके, जो भी कंटेंट मिल सके पढ़िए अच्छी तरह से। एक चीज वो जो मैंने आपको उस मोटिवेशनल पंक्तियाँ बताई थी कि एक सफलता के लिए पूछा था उस चिड़िया से, तो वो कहती है कि तिन का उठाना पड़ता है। बच्चों सफलता के लिए हर एक सब्जेक्ट को जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले, जहाँ से भी पढ़ने के लिए चीज़ें मिले, पढ़ते रहिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ में। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला बच्चों सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
और अगला क्वेश्चन से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा बच्चों, सुन लीजिए अच्छी तरह से, सब लोग ध्यान दें अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छा हमारा सेशन रहा था। अब की बार 100 के पार 100 क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा और भी क्वेश्चन हम हमारे सारी सब्जेक्ट का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं आपके अपकमिंग जो 5 से 6 दिनों का समय बच गया एग्जाम के लिए। बच्चों कहना चाहूँगा, सूरज भी निकला था और तारे भी निकले थे। रात का समय हो रहा है, सूरज भी निकला था, तारे भी निकले थे, लेकिन अब तो उस चमकते हुए चांद की बारी है। बच्चों मुझे तो बोलते हुए काफ़ी देर हो गई है, अब थोड़ा आप भी बोलिए क्योंकि अब तो आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं आज का हमारा रैपिड रिवीजन सेक्शन कैसा लगा आपको, और इस तरह की जो क्लासेस है क्या और भी आप अटेंड करना चाहेंगे तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, शेयर करें। बच्चों जब लाइव सेक्शन एंड हो जाता है तब भी है कि आप अपना कमेंट करें। जब से लाइव सेशन एंड हो जाता है उसके बाद में भी आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लास सेशन जो कैसा लगा है। गुड। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 100। इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन रैपिड रिवीजन क्लासेस यूपी ट्रिपल एसएससी एएनएम एग्जाम के लिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आखिरी सवाल आज की सेशन का, किस पोषक तत्व को शरीर का ऊर्जा बैंक कहा जाता है? विच न्यूट्रिएंट इज नॉन एज द एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी? ये बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। काफ़ी टाइम भी हो गया है इस समय, और कल हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक अगली क्लास के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए। बने रहिएगा इसी चैनल के साथ में। क्या वो प्रोटीन होता है, क्या विटामिन होता है, क्या फैट होता है, या फिर मिनरल होता है? किस पोषक तत्व को शरीर का ऊर्जा बैंक कहा जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा जो है पोषक तत्व है जो आपकी एनर्जी को स्टोर करके रखता है? क्या प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वसा, या फिर खनिज? बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो होता है फैट, यानी कि वसा रहने वाला है। और ऑनेस्टली कहूँ तो आज की क्लास जो है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और बहुत ही मोटिवेशन वाली रही मेरे लिए भी। मोटिवेशन इसलिए कि मैं देख रहा हूँ मोर देन 200 कैंडिडेट्स लाइव जुड़े हैं हमारे साथ में, और ये जो बच्चों का डेडिकेशन है क्लासेस लेना, क्लासेस के साथ में कमेंट सेक्शन में अपने आंसर करना, जवाब देना, बच्चों में आपसे और अपेक्षा करूँगा इसी तरह आप डिसिप्लिन के साथ में, अनुशासन के साथ में जुड़े रहें हमारे साथ में। इसी तरह की इम्पॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलने वाली है। एडमिट कार्ड भी आपकी जारी होने वाले हैं, वो भी आपको बता दिया जाएगा कि किस वेबसाइट से किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, एग्ज़ाम से पहले क्या क्या चेकलिस्ट आपको बनानी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और जब आप एग्ज़ाम दे करके आएँ तब भी हमारे चैनल के साथ में पहले से जुड़े, क्योंकि इंपॉर्टेंट आंसर की आपको मिलने वाली पूरी एग्ज़ाम की। उसके साथ में हम ये भी बताएंगे एक्सपेक्टेड संभावित कितनी कट ऑफ रहने वाले हैं, कि किस कट ऑफ के साथ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। और एक बार सभी बच्चों को धन्यवाद। गुड नाइट ऑल डियर स्टूडेंट, विथ माय बेस्ट विशेस फ्रॉम द एंडोकार्डियम ऑफ माय हार्ट। मेरी एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट से आप सभी के लिए दुआएं करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो। थैंक यू, गुड नाइट।